तो हम लोग पिछली क्लास में जहाँ पे रुके थे वहीं से स्टार्ट करेंगे। बेसिकली हम लोग जो वेलोसिटी किसी भी ऑब्जेक्ट जो कि रोटेशन हो रहा है जिसके अंदर रिजिड बॉडी का, किसी भी पॉइंट का रिजिड बॉडी पे कोई भी जो पार्टिकल है उस पार्टिकल का अगर हम लोग को लीनियर वेलोसिटी निकालना होता है तो हमने देखा था कि v और ओमेगा आर का जो वेक्टर सम है, अगर उनको हम लोग ऐड करते हैं, v और ओमेगा आर का वेक्टर सम करते हैं, तो हम लोग को जो रिजल्टेंट मिलता है वो हमारा रिजल्टेंट वेलोसिटी होता है किसी भी पार्टिकल का उस मोमेंट ऑफ टाइम पे। सो तो यहाँ पे जो क्वेश्चन देखेंगे, डिस्क ऑफ रेडियस r हैज लीनियर वेलोसिटी v एंड एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा एज शोन इन द फिगर। गिवन v इज इक्वल टू r ओमेगा, तो ये गिवन है कि v का वैल्यू r ओमेगा के बराबर है। फाइंड द वेलोसिटीज ऑफ पॉइंट a b c एंड d। अगर a पॉइंट पे वेलोसिटी देखना है हम लोग को, तो a पॉइंट पे वेलोसिटी देखो, यहाँ पे v जो है सामने की तरफ होगा, बिकॉज इसका एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा इस डायरेक्शन में है, तो इस पॉइंट पे जो ए पॉइंट पे v इस डायरेक्शन में हुआ और ओमेगा आर इस डायरेक्शन में हुआ, जो कि इधर यहाँ पे दिख रहा है। और v का वैल्यू क्या है, r ओमेगा के बराबर है, v इज इक्वल टू r ओमेगा। तो a पॉइंट पे ये दोनों वेलोसिटीज क्या करेंगे, एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। तो सिंस v इज इक्वल टू r ओमेगा, वेलोसिटी एट a इज इक्वल टू 0। उसी तरह B पॉइंट पे अगर हम लोग को निकालना होगा, तो B पॉइंट पे ओमेगा R जो है इस डायरेक्शन में है और V जो है इस डायरेक्शन में। तो देखो B पॉइंट पे यहाँ पे बनाया हुआ है वेक्टर डायग्राम, V इधर है, ओमेगा R इधर है, इन दोनों का रिजल्टेंट निकालना है, राइट। V इज इक्वल टू ओमेगा R हम लोग को पता है। तो अब इन दोनों का रिजल्टेंट ये देखो, एग्जैक्टली दोनों का वैल्यू सेम है, तो रिजल्टेंट 45 डिग्री पे होगा। दिस विल बी √2r ओमेगा। उसी तरह सी पॉइंट का निकालोगे, सी पॉइंट पे ओमेगा आर इधर है और वी भी इधर है, ठीक है। तो वी और ओमेगा आर दोनों इसी डायरेक्शन में, तो ये दोनों ऐड हो जाएगा, वी प्लस आर ओमेगा का वैल्यू वी ही है, वी इज इक्वल टू आर ओमेगा है, तो 2v हो जाएगा इस डायरेक्शन में। डी पॉइंट पे अगर हम लोग चेक करेंगे तो ओमेगा आर इस डायरेक्शन पे है, वी इस डायरेक्शन में, तो रिजल्टेंट वी और ओमेगा आर का अगर हम लोग रिजल्टेंट निकालते हैं, ठीक है, सो वी और ओमेगा आर का रिजल्टेंट निकालते हैं, वो फिर से 45 डिग्री पे होगा क्योंकि ये दोनों वैल्यूज सेम है, राइट। और उसका जो रिजल्टेंट होगा वो √2v के बराबर है। क्लियर है बच्चों? यस सर। लिख लिया सबने? यस सर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ। यहाँ पे क्या बोल रहा है, हम लोग को रिजल्टेंट एक्सेलरेशन बोल रहा है। तो याद होगा हम लोगों ने ये बात किया था कि किसी भी पॉइंट का जो एक्सेलरेशन है, रिजिड बॉडी पे कोई पॉइंट है, उसका जो नेट एक्सेलरेशन होगा दैट विल बी इक्वल टू एक्सेलरेशन ए, लीनियर एक्सेलरेशन ए प्लस टेंजेंशियल एक्सेलरेशन ए टी प्लस रेडियल एक्सेलरेशन ए आर। ये तीनों का सम होता है नेट एक्सेलरेशन, ठीक है। सो इन द शोन फिगर a इज इक्वल टू 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, एक ऑब्जेक्ट एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के इससे जा रहा है, ओमेगा का वैल्यू 2t है, 2t रेडियन पर सेकेंड, एंड cp इज इक्वल टू 1 मीटर, ये जो डिस्टेंस है ये 1 मीटर। अब ये समझो ओमेगा का वैल्यू 2t है, हमें पता है अल्फा इज इक्वल टू डी ओमेगा बाई डी टी। 2t को डिफरेंशिएट कर दोगे टाइम के रेस्पेक्ट में, तो ये क्या मिल जाएगा, 2 मिल जाएगा। अल्फा का वैल्यू 2 हो गया, ए का वैल्यू 2 दे रखा है क्वेश्चन में, अल्फा का वैल्यू पता चल गया, राइट। और इसके बाद जो अब हम लोग जो रेडियल एक्सेलरेशन होता है, रेडियल एक्सेलरेशन हम लोग को पता है एट t इज इक्वल टू 1 सेकेंड पे फाइंड द लीनियर एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल एट p एट t इज इक्वल टू 1 सेकेंड। तो t इज इक्वल टू 1 सेकेंड पे अगर हम लोग को निकालना होगा, तो पहले देखो
जो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होगा, दिस इज अल्फा इंटू आर. टेंजेंशियल एक्सेलरेशन इज अल्फा इंटू आर. अल्फा का वैल्यू 2 है, आर का वैल्यू 1 है, ये डिस्टेंस 1 है, तो 2 इंटू 1, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. टेंजेंशियल एक्सेलरेशन ये इस डायरेक्शन में हो गया 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. ए का वैल्यू गिवन है इस डायरेक्शन में 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. अब ए आर का वैल्यू निकालेंगे. ए आर इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर आर. ओमेगा का वैल्यू एट टी इज इक्वल टू 1, टी इज इक्वल टू 1 पे ओमेगा का जो वैल्यू है दिस इज 2 इंटू 1. ठीक है, 2 हो गया. अब ओमेगा स्क्वायर आर मतलब 2 स्क्वायर इंटू 1, 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो गया. अब हम लोग को सबका मैग्नीट्यूड तो पता चल गया. डायरेक्शन के साथ अगर हम लोग लिखते हैं तो ये देखो, ये अगर 80 लिखोगे, राइट. अच्छा, इसका डायरेक्शन भी निकाल लो. ये 37 है तो ये 53 होगा, राइट. अब मतलब हम लोग को पहले तो ये 53 दिया हुआ, पहले तो ये समझो ये 53 है, राइट. और ये जो है टोटल देखो, ये 53 दिया हुआ है, ये 90 है तो ये 37 होगा, और उसके अलावा ये 90 है तो ये 53 हो जाएगा, फिर ये 90 है तो ये 37 हो जाएगा. तो उससे ये एक 37 है. ठीक है. और ए आर का दो कंपोनेंट होगा बेसिकली. यहाँ पे देखो, जैसे ये यहाँ पे 37 डिग्री है तो ये हो गया ए आर कॉस 37, और ये हो जाएगा ए आर साइन 37. तो अब हम लोग इसको वेक्टरली लिखते हैं. वेक्टरली ए इज इक्वल टू 2i हो जाएगा. बोल रहा है इन टर्म्स ऑफ आई एंड जे फाइंड लीनियर एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल. उसके बाद ये टेंजेंशियल जो होगा, टेंजेंशियल का दो कंपोनेंट होगा, 2 cos 37 और 2 sin 37. सो 2 cos 37, 2 cos 37i माइनस 2 sin 37j. ठीक है, जहां नहीं समझ में आएगा पूछ लेना. और रेडियल एक्सेलरेशन ए आर का वैल्यू निकालेंगे. सो दिस इज इक्वल टू, इसके दो कंपोनेंट हो गए, एक माइनस जे और माइनस आई, मतलब माइनस ऑफ 4 sin 37i माइनस ऑफ 4 cos 37j. वैल्यू अगर लिखोगे इसका तो नेट एक्सेलरेशन, ठीक है, टोटल एक्सेलरेशन एट पॉइंट पी. ठीक है, सो ये हो जाएगा एक्सेलरेशन ए प्लस टेंजेंशियल एक्सेलरेशन प्लस रेडियल एक्सेलरेशन. लीनियर एक्सेलरेशन 2i हो गया, 2i प्लस, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन लिखेंगे 2 cos 37 मतलब 2 इंटू 4/5, 8/5i माइनस 2 इंटू 3/5 sin 37 इज इक्वल टू 3/2 माइनस ऑफ 6/5j. तो 8/5i माइनस ऑफ 6/5j हो गया. और रेडियल एक्सेलरेशन लिखेंगे -4 sin 37, 4 इंटू 3/5 माइनस 12/5i. एक सेकेंड बच्चों. ओके, सो यस, 4 sin 37 तो 4 3/5 हो गया माइनस 12/5i, और ये cos 37 4/5 माइनस 16/5j. ठीक. अब ये इन सब को अगर हम लोग ऐड कर देते हैं, ठीक है, तो हमारा जो फाइनल वैल्यू आएगा, एलसीएम ले लो 5, एलसीएम 5 ले लेंगे तो 10 प्लस 8 18 माइनस 12 6/5 हो गया, 6/5i
और माइनस ऑफ जे कॉमन लेके 5 लोगे तो -6 -16 -22/5. तो दिस इज इक्वल टू 6/5 मीन्स 1.2i और 22/5 4 पॉइंट -4.4j. तो 1.2i - 4.4j ये हमारा नेट एक्सेलरेशन. क्लियर है बच्चों? Yes, sir. तो ये जो हम लोगों ने कॉन्सेप्ट उस दिन पढ़ा था उस पे बेस्ड ये क्वेश्चन है. तुमको पता होना चाहिए कि नेट एक्सेलरेशन निकालने समय जो उसका लीनियर एक्सेलरेशन है, जो उसका रोटेशन के वजह से जो एक्सेलरेशन आ रहा है टेंजेंशियल और रेडियल, इन तीनों का वेक्टर सम करते हैं तब जाके नेट एक्सेलरेशन मिलता है. इज इट क्लियर टू एवरीवन? Yes. आदि भाव कहाँ है आज? आया नहीं? माधव पता नहीं, सुबह KVPY में तो था. हो सकता है उसकी क्लास है कुछ, उसने वो बोला था उसका वो आ रहा है FIITG में बैच टेस्ट 31st को, तो हो सकता है उसके लिए कुछ क्लासेस हो उनकी, पता नहीं. चलो हो गया तुम्हारा? हाँ सर. लिख लिया सभी ने? Yes, sir. फिजिक्स में तुम्हारा सिलेबस जो 1 नवंबर वाले टेस्ट में ये रोटेशन तक ही होगा. ठीक है, ग्रेविटेशन हम पढ़ाएंगे बट टेस्ट में नहीं पूछेंगे अभी. ओके, तो रोटेशन तक रगड़ो खूब. अभी तक हमको बस मेरे ख्याल से अनुराग ने भेजा है और आई थिंक अमृत ने भेजा था, पहले भी भेजा था, अभी भी भेजा है. यही 2 लोगों ने भेजा है. बाकी लोगों ने मुझे आज तक कभी तक भेजा नहीं है कोई भी काम करके. रोटेशन का मैंने बोला था कि सारा करके भेजने के लिए. क्यों नहीं भेजते हो तुम लोग बाकी लोग? नहीं करोगे HC वर्मा तो बेयर मिनिमम है ना बालकों. उसको नहीं करोगे तो फिर तो कोई फायदा ही नहीं है. उससे पूरा कॉन्सेप्ट तुम्हारा बनेगा. मेरे बता देने से बस IIT हो जाता तब तो हम सारा क्वेश्चन एक लाइन से बताते चले जाते. 1 घंटे की जगह 5-5 घंटे का क्लास लेते और सारा क्वेश्चन यहीं पे कर देते और तुम लोग उसको देख लेते. देख लेने से सीख लेते तब तो फिर बहुत अच्छी चीज होती. जब तक खुद नहीं करोगे, खुद नहीं फंसोगे, तब तक नहीं बनेगा सवाल एग्जाम में. एग्जाम में सेम क्वेश्चन तो आने से रहा ना. कॉन्सेप्ट बिल्ड कैसे होगा, तुम कैसे सीखोगे? छोटा बच्चा चलना कैसे सीखता है? चलता है, गिरता है. वैसे ही तुम क्वेश्चन करोगे, फंसोगे, नहीं बनेगा, उसको और तरीके से करने की कोशिश करोगे, देन यू विल लर्न. ये चीज को नहीं समझ पा रहे हो तुम लोग. टाइम तो निकालना पड़ेगा ना. बहुत आसान है बोलना कि टाइम नहीं है. किसी के पास टाइम नहीं, मेरे पास भी टाइम नहीं है. टाइम निकालते हैं अपना काम करने के लिए. और भी जो काम होता है, और भी जो आगे तुम्हारे लिए तैयारी करना है, वो तुम्हारे लिए क्वेश्चंस बनाने हैं या कुछ भी करना है. क्यों नहीं भेजे हो तुम लोग? अनहद, अब तो तुम सेल्फ स्टडी भी कर रहे हो. सेल्फ स्टडी कर रहे हो तो तुम्हारा काम होना चाहिए ना समय पे खत्म. क्यों नहीं हो रहा है खत्म? यस सर, कर रहा हूँ. मतलब काम मुझे तो नहीं मिला अभी तक. तुमने रोटेशन का मैंने 86 क्वेश्चन बोले हैं करने के लिए, अभी तक तो मिला नहीं. 2 हफ्ते हो गए. पहले हफ्ते 50 दिए थे, अब 36 और दिए. अनुराग तुमने सारे करके भेजे हैं या उसमें कुछ बचा हुआ है अभी? तो उसमें 3 क्वेश्चन हैं सर, वो डाउट था उनमें. कौन कौन से क्वेश्चन? तो भेजो मुझे. डाउट कौन से हैं? मैं कल लेने वाला हूँ डाउट. 61, 68 एंड 79 सर. सेंड मी अ मैसेज. ओके. ओके सर. दिव्यांशी क्यों नहीं हुआ है काम अभी तक? ईशा सर अभी पूरा नहीं हुआ. कहाँ तक किया है?
28. 28 तो बहुत कम है। 86 तक पहुंचना है, कब पहुंचेंगे, कब तक करके देंगे मुझे? सर 1 हफ्ता और। इतना क्यों टाइम लगता है? एक बार में सिटिंग में 10 क्वेश्चन निकालो, 8 दिन में निकल जाएगा। हर दिन का करो ना काम। माधव सर 25। तुमको उठा के पटक देंगे। अब पढ़ना शुरू करो तुम 12-12 घंटा, समझे? ऐसे ही होगा सपना पूरा, सो के। बोलो सर सोना तो पड़ेगा ना सपना देखने के लिए, नहीं जी माधव भैया? नहीं सर, पढ़ना। पढ़ना है तो फिर लगाओ जो जोर, ऐसे जोर लगाने से थोड़ा ना होगा, हल्के हल्के से। मेघा कितना हो गया आपका? सर 65. उसको खत्म कीजिए कल तक। 86 अब भेजिए हमको, कल ओके रात तक भेजिए, ठीक है? सर। यस सर. सहज आपका? So 55. Finish it off during this weekend and send it to me by Sunday night, okay? जितने भी हो जाते हैं। विधांश आपके? सो 50 कर लिया था कल मैंने। तुमको चलो मंडे तक का दिया मैंने, मंडे रात तक का। ओके सर। खत्म करके भेजो उसको मंडे तक, ठीक है? बाकी 8-10 क्वेश्चन तो कल भी मैं लूंगा ही, तो कल भी तुम्हारे वो सब जो डाउट्स आने वाले हैं या बाद वाले क्वेश्चन है बहुत सारे कवर हो जाएंगे उसमें, ठीक है ना? तो प्रेशर कम रहेगा, उसको कर लेना फिर बाकी बचे, ठीक है? थोड़ा सा तुम लोग जोर लगाओ, ज्यादा मतलब ऐसे नहीं चलेगा। प्लीज ट्राई एंड अंडरस्टैंड, आराम आराम से कर। आईआईटी नहीं होगा ना बेटा, तुम लोग के जोश हमेशा मेंटेन रहना चाहिए। रोज का तुम लोग का क्लॉक करो आर, सर मुझे बताते रहो सर मैंने इतने घंटे पढ़ा, मैंने इतने घंटे पढ़ा, मैंने ये कर लिया। वो सब तो तुम्हारे तरफ से जवाब ही नहीं आता है। तुमको तो अगर छोड़ दिया जाए तो तुम पढ़ोगे भी नहीं, नहीं है? अगर छोड़ दिया जाए, ना पूछे कि भैया पढ़ा या नहीं पढ़ा, तो तुम लोग पढ़ोगे भी नहीं। तुम लोग के अंदर से तो आत्मा जवाब ही नहीं देती है कि तुमको पढ़ना है। नहीं, सही बोल रहे हैं गलत बोल रहे हैं? पढ़ाई पे ध्यान दो, पढ़ाई पे। चलो आगे करते हैं। यूनिफॉर्म प्योर रोलिंग। अब क्या है? प्योर रोलिंग मींस नो रिलेटिव मोशन और नो स्लिपिंग एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट बिटवीन टू बॉडीज। पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट बिटवीन टू बॉडीज का मतलब ये पॉइंट हुआ, इन दोनों पॉइंट के बीच में ये जो ऑब्जेक्ट पे है और ये जो ग्राउंड पे है, ये दोनों के बीच में रिलेटिव मोशन नहीं होना चाहिए। नो स्लिपिंग, नो रिलेटिव मोशन, नो स्लिपिंग। For example, consider a disk of radius r moving with linear velocity v and angular velocity omega. तो इसका linear velocity v है, angular velocity omega है, on a horizontal ground. The disk is said to be moving with slipping if velocities of point p and q are equal. अगर ये स्लिपिंग, विदाउट स्लिपिंग तब मूव करेगा जब इन दोनों का वेलोसिटी सेम है। वेलोसिटीज ऑफ पॉइंट पी एंड क्यू आर इक्वल। क्यू क्या है? स्टेशनरी है, ग्राउंड है। क्यू तो मूव नहीं कर रहा है ना, तो वीपी इज इक्वल टू वी क्यू। पॉइंट पी पे जो वेलोसिटी होगा वो क्या होगा? वी इस डायरेक्शन में और आर ओमेगा ऑपोजिट डायरेक्शन में। मतलब वेलोसिटी एट पॉइंट पी इज वी माइनस आर ओमेगा, और वेलोसिटी एट क्यू क्या है? 0 है। तो v माइनस आर ओमेगा 0 से इक्वेट कर देंगे तो v का वैल्यू क्या हो गया? आर ओमेगा के बराबर हो गया। तो इसका मतलब क्या हुआ? तो हम लोग जो बात कर रहे थे, प्योर रोलिंग के केस में वेलोसिटी v जो है आर ओमेगा के बराबर होता है। क्लियर है बच्चों? यस सर। सो इफ वीपी आता कैसे है? ये इस तरीके से आता है। ये तुम लोग को दिमाग में लगता होगा कि सर शुरू से बोल तो रहे हैं v इज इक्वल टू आर ओमेगा, लेकिन होता कैसे है? होता है इस तरीके से। तो एकदम घुस घुस के समझो चीजों को, कॉन्सेप्ट तभी बिल्डअप होगा और कभी गलती नहीं करोगे कभी। और कॉन्सेप्ट स्ट्रांग रहेगा ना तो आईआईटी आराम से निकल जाए, चाहे तुम 10 क्वेश्चन ही बनाए हुए हो उस चैप्टर में। कॉन्सेप्ट आना जरूरी है। सो कॉन्सेप्ट पे ज्यादा फोकस करो। अच्छा अब आ जाते हैं, इफ Vp इज ग्रेटर देन VQ, मान लो इस पॉइंट P का जो वेलोसिटी है Q के वेलोसिटी से ज्यादा है, मतलब डिस्क का जो लीनियर वेलोसिटी है
वो q के वेलोसिटी से ज्यादा, मतलब q स्टेशनरी, vp का वैल्यू कुछ पॉजिटिव है। इसका मतलब ये क्या हो रहा है, आगे के तरफ स्लिप कर रहा है। आगे के तरफ स्लिप कर रहा है तो उस पर फ्रिक्शन किधर लगेगा, पीछे के तरफ लगेगा। तो इफ vp इज ग्रेटर देन vq, v इज ग्रेटर देन r ओमेगा, द मोशन इज सेड टू बी इन फॉरवर्ड स्लिपिंग। और अगर vp जो है vq से कम है, मतलब कि vp vq से कम, मतलब इस डायरेक्शन में vp हो गया और vq यहाँ पे स्टेशनरी है, उस केस में जो है इसका मतलब क्या हो गया, जो लीनियर वेलोसिटी है v वो r ओमेगा से छोटा होगा। तो जब v r ओमेगा से छोटा है तब क्या होगा, बैकवर्ड स्लिपिंग होगा, व्हेन vp इज लेस देन vq। तो p पॉइंट का वेलोसिटी q के बराबर है, तो नो स्लिपिंग, प्योर रोलिंग। जब p पॉइंट का वेलोसिटी q से ज्यादा है तो फॉरवर्ड स्लिपिंग, फ्रिक्शन इन बैकवर्ड डायरेक्शन। अगर p पॉइंट का वेलोसिटी q से कम है ना, तो बैकवर्ड स्लिपिंग, फ्रिक्शन आगे की तरफ। क्लियर है बच्चों? Yes, sir. ये सब कॉन्सेप्ट पे हम लोग क्वेश्चन भी करेंगे, अभी इसको समझते जाओ कि क्या हम बात कर रहे हैं। अब आ जाते हैं इस केस में, in pure rolling v is equal to r omega over a stationary ground, net velocity of the bottommost point of the body is 0. In forward slipping condition, v is greater than r omega, net velocity is in the direction of motion. In backward slipping condition, v is less than r omega, net velocity is in opposite direction of motion. Thus v is equal to r omega is the condition of pure rolling on a stationary ground. Sometimes it is simply that said rolling, प्योर रोलिंग और रोलिंग, कभी कभी उसको रोलिंग ही बोल दिया जाता है, उसका मतलब प्योर रोलिंग। सपोज द बेस ओवर विच, अब ये स्पेशल केस, मान लो यहाँ पे तो हम लोग ने बात किया था ना, वहां पे स्टेशनरी ग्राउंड था। मान लो ये जिस ऑब्जेक्ट पे ये रोल कर रहा है वो खुद v नॉट वेलोसिटी से आगे जा रहा है। ऐसा क्वेश्चन हम एक कल कराएंगे तुम लोग। तो अब ये v नॉट वेलोसिटी से जा रहा है, तब जो हम लोग कह रहे थे ना कि भाई v इज इक्वल टू r vp, मतलब vp इज इक्वल टू vq, जब करोगे vp क्या है, v माइनस आर ओमेगा, p पॉइंट का वेलोसिटी v माइनस आर ओमेगा, vq के बराबर, मतलब ये v नॉट के बराबर हो। तो v माइनस आर ओमेगा इज इक्वल टू v नॉट लिखेंगे, जीरो नहीं लिखेंगे। जीरो तब लिखेंगे जब ग्राउंड पे रोल कर रहा है। अगर एक ऐसे ऑब्जेक्ट पे रोल कर रहा है जो खुद लीनियर वेलोसिटी v नॉट से मूव कर रहा है, उस केस में v माइनस आर ओमेगा v नॉट के बराबर हो। क्लियर है बच्चों? Yes. Yes, sir. So in this case v minus r omega is not equal to 0, but v minus r omega is equal to v naught. By uniform pure rolling we mean that v and omega are constant, they are neither increasing nor decreasing. ठीक है, क्लियर हो गया बच्चों? Yes. अच्छा एक और चीज बताओ, कितने बच्चे हैं जिन्होंने, जो हम लोगों ने जो ये मॉड्यूल्स दिए हैं, जो बुकलेट्स दिए हैं, उसके बैक एक्सरसाइजेस कितने लोग करते हैं? Sir, अमृत करता है, और कौन करता है? हैंड रेज करो तो थोड़ा सा। उसके एग्जांपल्स सारे के यूज कर रहा था मैं, पीछे वाली एक्सरसाइजेस में से बीच में 2-3 टाइप करें। गड़बड़ गड़बड़ गड़बड़, उल्टा कर रहे हो तुम। एग्जाम्पल नहीं करना है, पीछे वाला एक्सरसाइज करना ठीक है ना। जो हमारा बुकलेट है उसका बैक एक्सरसाइज ज्यादा अच्छा है, एग्जाम्पल उतना जबरदस्त नहीं है। एग्जाम्पल तो हम जो कराते हैं एससी वर्मा से जो करते हो बहुत है, इनफ है। नहीं समझ में आए, कुछ पलट के देखना है कि भाई ऐसा कोई क्वेश्चन बना हुआ है कि नहीं, तब देख सकते हो। कॉन्सेप्ट कैसे बिल्डअप होता है, एक क्वेश्चन में फंसे, अब उसका आंसर ढूंढने के चक्कर में कि कैसे बनेगा, 2-4 और क्वेश्चन देखते हैं वैसा बना हुआ किसी न किसी किताब में, तो उससे क्या है कि 4 और नया क्वेश्चन तुम सीख गए उस क्वेश्चन का आंसर ढूंढने में। दैट्स हाउ स्टडी गोज ऑन, राइट? सो है सर, बैक से कर। हाँ जी, बुकलेट का जो बैक एक्सरसाइज है वो करना जरूरी है, ठीक है। तो एक एक करके पुराना सारा रिवाइज करो। जो 1 नवंबर वाला टेस्ट है, अपना टारगेट बनाओ कि उसके पहले सारा पीछे का एक्सरसाइज कर लेंगे, तभी तो तुम्हारा काम होगा ना। बेसिकली क्या है, एग्जाम के पहले पढ़ाई अलग गति से चलती है, हम लोग सब लोग जानते हैं। जब एग्जाम का तलवार सर पे लटकता है तो हम लोग तेजी से पढ़ने लगते हैं, एक दिन में एक किताब खत्म हो जाता है, नहीं हो जाता है। हाँ, उसके पहले बोलो तो पूरा 6 महीने में भी एक किताब नहीं खत्म होती।
राइट। तो एग्जाम का प्रेशर बहुत चीज जीवन में करा देता है, इसीलिए एग्जाम होना जरूरी होता है। तुम लोग उसको करना शुरू करो। अच्छा, हैंड रेज करो भाई, कितने लोग छुए भी हैं आज तक उसको, या कितने लोग आज तक देखे ही नहीं है कि उसके पीछे क्या है। हैंड रेज वो लोग करो जो लोग एक्सरसाइज बनाते हैं। सहज बनाती है, मेघा बनाती हैं, ईशा बनाते हैं, अनुराग बनाता है, बहुत बढ़िया। 4-5 लोग तो हैं। और जो लोग नहीं बनाते हैं उसको करना शुरू करें। वेदांश, माधव, दिव्यांशी, अनहद, तो तुम लोग सबके पास है मैं तो। उसके एग्जांपल्स कर रहा था अभी तक, वो क्वेश्चन बैंक वाले उनमें से करना हाँ है। सर, मैंने भी एग्जांपल्स ही करे, अभी लास्ट की एक्सरसाइज पे नहीं पहुंचे, लेकिन अभी एक्सरसाइज स्टार्ट कर दूंगा। अच्छा, लास्ट वाले नहीं, बाकी चैप्टर्स की पूछ रहा हूँ मैं। चलो अभी रोटेशन का तो समझ में आता है, बाकी चैप्टर्स के करो। बाकी चैप्टर्स वाले शुरू कर लो, वो तो पूरा कंप्लीट हो गया है सिलेबस, मतलब हमारे तरफ से, तो उसको करो जितना कर सकते हो। हाँ सर, वो कर चुका हूँ तो ऑलमोस्ट। कर चुके होगे तो मेरे पास अभी 2-3 और हम मटेरियल मंगाए हैं। एक मेरे पास इसका बहुत अच्छा है, रेजोनेंस का हम मंगवाए हैं। एक मेरे पास इसका है, फिटजी का है। तो वो सब का भी क्वेश्चन तुम लोग को देंगे, बट अभी तो पहले ये तो करो, पहले जो काम है हमारा। सबसे पहला देखो, फ्लो चार्ट ऐसे बनना चाहिए, तुम लोग ध्यान रखो इस चीज को, हमेशा हम बोलते हैं। सबसे पहले जैसे जैसे हम पढ़ा रहे होते हैं उसी समय एचसी वर्मा साथ में निकल जाते हैं। एचसी वर्मा के बाद हमारे जो पैकेज है उसका बैक एक्सरसाइज कर, ठीक है। बैक एक्सरसाइज करने के बाद जो डीपीपी देते हैं वो सब कर। तो ये 3 चीज तो बेयर मिनिमम है बच्चे, इसको तो करना ही करना है। नहीं, इसको जब कर लेंगे ना तब फिर हम लोग आगे और सोच सकते हैं कि दूसरे चीज का। और ऐसे भी जितने अच्छे जो इंस्टीट्यूट्स हैं उनके स्टडी मटेरियल से ऑलरेडी हम डीपीपी बना देते हैं तुम्हें, समझ रहे हो ना। डीपीपी के लिए हम अपने से तो जेब से क्वेश्चन निकालते नहीं है। फेकू टाइप हम आदमी है नहीं कि बोलेंगे कि दिस इज माय ओन क्वेश्चन, डेवलप्ड क्वेश्चन, वैसा हम नहीं बोलेंगे। हमको पता है कि हम अपना क्वेश्चन नहीं बनाएंगे, हम तुमको, मेरे पास बहुत सारा सोर्स है उससे देंगे। तो ये डीपीपी जो तुम्हारा बनता है ना, उसमें रेजोनेंस, बंसल और जितने एल एन जितना इंस्टीट्यूट है ना, सब काम दे देते। तो इसीलिए तुमको डीपीपी से बाकी इंस्टीट्यूट का पूरा ही कवर कर देना। बच गया बैक एक्सरसाइज अपना और ये एचसी वर्मा। इसमें भी तुमको जितने क्वेश्चन में डीपीपी में दूंगा ना, बहुत सारे क्वेश्चन इससे मैच कर जाएगा। बहुत एचसी वर्मा से होता है, और बहुत तुम देखोगे जो ऑलरेडी हम क्लास में डिस्कस किए हैं उसके वही क्वेश्चन रहते हैं। अच्छा, इसके अलावा मीन्स का जो प्रीवियस ईयर्स का क्वेश्चन है ये हम कराते हैं तुम्हें। These are the 4 things which we'll be doing for all the chapters, अभी से लेके 12th क्लास तक। ये तुम्हारा ये रहना चाहिए। प्रीवियस ईयर में तो अभी देखो, पिछले साल जो 16 पेपर हुए थे वो, इस साल का 16 पेपर हुआ है 32, तो 32 पेपर्स हो गए। हर पेपर में अगर 30 क्वेश्चन में मिला के चलो ना, तो 32 पेपर का 30 क्वेश्चन से मल्टीप्लाई करोगे, 960 क्वेश्चन हो गया, 1000। तो 1000 क्वेश्चन बहुत होते हैं, ठीक है, आईआईटी लेवल के क्वेश्चन करने। तो ये तो हम तुमको क्लास में ही करवा देंगे ऑलमोस्ट, ठीक है। तो ये थोड़ा फ्लो चार्ट मेंटेन रखो भाई। अभी तो हम लोग मेंस में ही जूझ रहे हैं भैया, एडवांस का भी चलना है थोड़ा बहुत, वो सब भी करना है हम लोग को, एरोडोप वगैरह भी। थोड़ा सा अपने आप को जल्दी जल्दी चीजों को खींचो। चलिए आगे निकलते हैं अब हम लोग। अब कुछ कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट समझने वाली चीज ये है कि इन केस ऑफ प्योर रोलिंग ऑन अ स्टेशनरी हॉरिजॉन्टल ग्राउंड, following points are important to note. Distance moved by the center of mass of the rigid body in one full rotation is 2 pi r. अगर प्योर रोलिंग हो रहा है ना, तो जितना डिस्टेंस ये सेंटर ऑफ मास मूव करेगा दैट विल बी इक्वल टू 2 pi r, राइट। दिस इज बिकॉज हम कह रहे हैं डिस्टेंस मूव्ड इज इक्वल टू v इंटू टी। v कितना, ओमेगा r होता है। टाइम पीरियड क्या है, 2 pi बाय ओमेगा है। इसको कर दोगे तो 2 pi r होगा। अगर ये फॉरवर्ड स्लिपिंग से मूव करेगा तो जो डिस्टेंस मूव्ड है वो 2 pi r से ज्यादा होगा। क्यों? क्योंकि v इज ग्रेटर देन ओमेगा r। अगर फॉरवर्ड स्लिपिंग हो रहा है, v इज ग्रेटर देन ओमेगा r, इसीलिए s विल बी ग्रेटर देन 2 pi r। 2 pi r से ज्यादा डिस्टेंस मूव करेगा। और जब बैकवर्ड स्लिपिंग होगा तो s विल बी लेस देन 2 pi r। क्यों? क्योंकि v इज लेस देन ओमेगा r। क्लियर है बच्चों? Yes. ना ये एक
बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, थोड़ा समझो इसको, कि द स्पीड ऑफ अ पॉइंट पी of a point on the circumference of a body at instant shown in the figure. मान लो इस पॉइंट P पे स्पीड निकालना, तो इस पॉइंट P पे स्पीड निकालना, मैंने बोला था कि इस पॉइंट P पे स्पीड निकालना है, तो हम लोग क्या करेंगे, इस पॉइंट का जो लीनियर वेलोसिटी है वो इस डायरेक्शन में होगा, एंगुलर वेलोसिटी जो है ओमेगा आर इधर होगा, तो ये हो गया ओमेगा आर का डायरेक्शन, ये हो गया v का डायरेक्शन। v और ओमेगा आर का हम लोग वेक्टर सम कर देते हैं, तो v और ओमेगा आर का वेक्टर सम करेंगे, इसको कंप्लीट कर लो, ये 90 है, ये कितना हो गया 90 माइनस थीटा हो गया, राइट। और ये जो एंगल है 90 डिग्री है, और ये एंगल है 90 माइनस थीटा, दोनों को ऐड कर दो, 90 प्लस 90 माइनस थीटा कितना हो गया 180 माइनस थीटा एंगल हो गया, तो दिस एंगल इज इक्वल टू 180 माइनस थीटा। सबको आ गया समझ? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, तो ये एंगल हमारा टोटल यहाँ से लेके यहाँ तक 180 माइनस थीटा हो गया। तो ये वेलोसिटी v, ये वेलोसिटी r ओमेगा, इनके बीच में एंगल 180 माइनस थीटा। तो जो हम लोगों ने बोला है कि भाई वेक्टर सम करेंगे, इसका पैरेललोग्राम लॉ से निकालते हैं, तो ये क्या हो जाएगा v स्क्वायर, जो वेक्टर velocity at p is velocity c plus velocity of p with respect to c, मतलब एंगुलर वेलोसिटी जो हम लोग कह रहे हैं। तो इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा vp का वैल्यू, दिस इज v स्क्वायर प्लस 2v इंटू v cos 180 माइनस थीटा, राइट। सो cos 180 माइनस थीटा क्या होता है, माइनस cos थीटा होता है, v स्क्वायर प्लस v स्क्वायर माइनस, सो इसको हम लोग लिखेंगे 2v स्क्वायर माइनस 2v स्क्वायर cos थीटा। इसको हम लोग करेंगे 2v स्क्वायर का v कॉमन ले लो, और यहाँ पे 2 इंटू 1 माइनस साइन थीटा का स्क्वायर रूट। देखो हम लोग ने कल के 1 माइनस कॉस थीटा, सॉरी, तो 1 माइनस कॉस थीटा, राइट, 1 माइनस कॉस थीटा का वैल्यू क्या होता है, इज 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, तो v इंटू 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 हो जाएगा, ये है यहाँ पे 1 माइनस कॉस थीटा। क्लियर है बच्चों? 1 माइनस कॉस थीटा को 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 लिख लिया, 2 इंटू 2 4 हो गया, बाहर आ गया 2 हो गया 2v साइन थीटा बाई 2। तो ये किसी भी पॉइंट P पे अगर ये यहाँ से एंगल थीटा बना रहा है, तो थीटा एंगल के बाद जो भी पॉइंट P है, उस पॉइंट का जो वेलोसिटी होता है, नेट वेलोसिटी, दैट इज 2v साइन थीटा बाई 2। ये आगे हम लोग जब इंस्टेंटेनियस सेंटर पढ़ेंगे अभी थोड़ी देर में, तो भी उससे हम डिराइव करके बताएंगे। ये तो हम लोगों ने वेक्टरली किया है, एक इंस्टेंटेनियस सेंटर वाला जो कॉन्सेप्ट है उससे करेंगे, आई सेंटर का कॉन्सेप्ट उससे भी हम लोग करेंगे। ये क्लियर है बच्चों? ये डायरेक्ट Yes, sir. फॉर्मूला याद कर सकते हो। सो दिस इज ऑलवेज 2v साइन थीटा बाई 2, ऐसे इस फॉर्मूले को ही याद कर सकते हो, बिकॉज ये काफी यूजफुल है, कई जगह यूज हो। लिख लिया सभी ने? Yes, sir. तो ये चीज हम लोगों ने निकाल के देख ही लिया है, 2v साइन थीटा बाई 2। अब इसका मतलब क्या हुआ, इस एक्सप्रेशन को अगर समझो तुम, अगर ए पॉइंट पे आते हैं, ए पॉइंट पे थीटा का वैल्यू क्या हो गया, 0 हो गया, यहाँ पे वैल्यू 0 डाल दोगे तो 2v साइन 0 बाई 2 0 हो जाएगा। तो वेलोसिटी एट पॉइंट ए क्या होता है, 0 होता है, क्योंकि v इज इक्वल टू आर ओमेगा होता है ना। उस इससे भी आ गया तुम्हारा। अब यहाँ पे अगर कोई बी पॉइंट है तो थीटा का वैल्यू कितना है, 90 डिग्री है, तो 2v साइन 90 बाई 2 करोगे तो 2v साइन 45 डिग्री,
मतलब √2v हो जाएगा b पॉइंट पे वेलोसिटी, नेट वेलोसिटी b पॉइंट पे। c पॉइंट पे वेलोसिटी निकालना होगा b पॉइंट पे, याद है हम लोगों ने अभी किया भी था, अभी थोड़ी देर पहले एक क्वेश्चन किया था ना जिसमें ये v था और ये r ओमेगा था और हम लोगों ने रिजल्टेंट √2v निकाला था, याद है? Yes, sir. Yes, sir. तो यहाँ पे देखो इसमें डायरेक्टली करके भी हम लोग निकाल सकते हैं थीटा का वैल्यू 90 करके। सी पॉइंट पे कोई ऑब्जेक्ट है तो थीटा का वैल्यू क्या है, 180 डिग्री है, राइट? तो 2v साइन 180/2, 2v साइन 180/2, 180/2 90 डिग्री हो गया, तो मतलब 2v साइन 90 डिग्री 1 हो गया, तो 2v हो गया। वेलोसिटी एट सी क्या हो गया, 2v हो गया। ये भी हम लोगों ने निकाल के देखा था ना बच्चों, जिसमें इस v इक्वल टू r ओमेगा था, v प्लस v 2v हो गया था। a b c पे हम लोग डायरेक्टली भी वैल्यू निकाल सकते। इज इट क्लियर? Yes, sir. उसके अलावा एक और कॉन्सेप्ट है जो तुम्हें आना चाहिए, द पाथ ऑफ ए पॉइंट ऑन सर्कमफेरेंस इज नोन एज साइक्लॉइड and the distance moved by the point in one full rotation is 8r। मतलब ये पॉइंट पहले देखो यहाँ पे आया, मतलब ये रोटेट कर रहा है, यहाँ पे पहुंचेंगे, फिर यहाँ पहुंचेंगे, फिर यहाँ पहुंचेंगे, फिर यहाँ आएंगे, तो यहाँ पे आ गए, दूसरा यहाँ पे आ गए, तीसरा यहाँ पे आ गए। पाथ को हम लोग कवर कर रहे हैं, तो इसका ये जो पूरा पाथ है ना, इस पार्टिकल का जो पाथ है, ये पूरा पाथ, ये इस तरह से जो शेप है, इसको साइक्लॉइड कहते हैं। और इस पाथ का है ना, डिस्टेंस मूव्ड बाय दिस पॉइंट इन वन फुल रोटेशन, ये जो डिस्टेंस है, ये समझ रहे हो? देखो ये क्या होता है, अगर प्योर रोलिंग होगा तो ये किसके बराबर होगा, 2πr के बराबर होगा ना। एक रोटेशन में 2πr डिस्टेंस जाता है ना बच्चों। Yes. हाँ। तो अब ये साइक्लॉइड अब कह रहा है कि इस पाथ का लेंथ बताइए, तो इस पाथ का लेंथ कितना है, 8r के बराबर। इसका डेरिवेशन नहीं करना है, बस रिजल्ट याद रखो, कहीं अगर डायरेक्ट क्वेश्चन आया तो उसको हम लोग यूज कर सकते हैं। सो पाथ इज नोन एज साइक्लॉइड एंड द डिस्टेंस अलोंग दिस पाथ इज इक्वल टू 8r। Is it clear? Yes, sir. Now instantaneous axis of rotation, ये कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ना, बहुत कम किताबों में तुम्हें मिलेगा बट बहुत इंपॉर्टेंट है। समझ जाओगे तो बहुत इजी हो जाता है क्वेश्चन सॉल्व करना। Now as we have seen that combined rotation and translational motion of a rigid body is the most complex motion, but this motion can be simplified and may be assumed to be in pure rotational motion without same omega, ठीक है, with same omega about an axis called instantaneous axis of rotation. Further, we know that in pure rotational motion, points lying on the axis of rotation are at rest. Therefore, we can say that instantaneous axis of rotation passing through those points which are at rest. For example, in pure rolling over ground, instantaneous axis of rotation IAOR कहते हैं, या कहीं कहीं पे तुम देखोगे इसको I center भी बोला जाता है, passes through the bottommost point as it is a point of zero velocity। हमें पता है कि इस पॉइंट पे वेलोसिटी जीरो होता है, राइट? तो ये जो है इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन हो गया, राइट? सो प्योर रोलिंग के केस में इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन जो है बॉटम मोस्ट पॉइंट हो जाता है। Now, thus the combined motion of rotation and translation can be assumed to be pure rotational motion about bottommost point with same angular speed omega। तो ये जो एंगुलर स्पीड ओमेगा इधर हो रहा है ना, हम लोग क्या करते हैं, इस पॉइंट के अबाउट हम लोग प्योर रोटेशन मानते हैं एक ऑब्जेक्ट का, इस पॉइंट के कि पूरा जो ये बॉडी है इस पॉइंट के अबाउट प्योर रोटेशन हो रहा है उसका, ठीक है। इसीलिए इस पॉइंट का जो वेलोसिटी है वो जीरो, इंस्टेंटेनियस सेंटर माना है, तो ऐसे रोटेट कर रहा है इस पॉइंट पे। तो ये जो रोटेशनल प्लस ट्रांसलेशनल मोशन था,
right? So combination of rotational and translational motion is assumed to be pure rotational. ठीक है? It can be simplified and may be assumed to be in pure rotational motion with same omega, but an axis about an axis called instantaneous axis of rotation. पहले इस axis के about rotate कर रहा था, तो उसमें linear velocity भी था, angular velocity भी था. अगर इस एक्सिस के अबाउट करेगा तो उसमें कोई ये पॉइंट का लीनियर वेलोसिटी 0 होता है, तो ओनली वेलोसिटी विच इज देयर इज एंगुलर वेलोसिटी. तो इसको हम लोग प्योर रोटेशन का केस कह देंगे. यहाँ पे अगर सेंटर ऑफ मास के अबाउट बात करेंगे तो रोटेशन प्लस ट्रांसलेशन हो रहा है, और अगर इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन के बारे में बात करेंगे तो प्योर रोटेशनल होगा. So further, as we know, in pure rotational motion, points lying on the axis of rotation are at rest. Therefore, we can say that instantaneous axis of rotation is at rest. In pure rolling over ground, instantaneous axis of rotation pass through the bottommost point, as it is a point of zero velocity. Thus, the combined motion of rotation and translation can be assumed to be pure rotational motion about bottommost point. So about instantaneous axis of rotation, आपको pure rotation मिलेगा with same angular speed omega. Clear है बच्चों? Yes, sir. Yes. So इसका दो यूज है. Now there are two uses of the concept of instantaneous axis of rotation. पहला, velocity of any point can be obtained by a single term r omega. तो वहां पे हम लोग क्या करते थे भाई, वेक्टर सम करते थे. किसका? v, जो लीनियर वेलोसिटी और ओमेगा आर का वेक्टर सम करते थे. यहाँ वो करने का जरूरत नहीं है. अगर इस पॉइंट का हम लोग को पी पॉइंट का हमें वेलोसिटी निकालना है, वी लीनियर वेलोसिटी, तो सीधे नेट वेलोसिटी, तो हम लोग सीधा बोल देते थे आर वी इज इक्वल टू आर ओमेगा के बराबर होगा. इसको डायरेक्टली हम बोल सकते. पहले क्या करते थे, पी पॉइंट था तो हम लोग बोलते थे भाई इसका जो टेंजेंशियल डायरेक्शन ये होगा वेलोसिटी का, और जो लीनियर वेलोसिटी का ये डायरेक्शन है. रोटेशन और लीनियर का कॉम्बिनेशन हम लोग को v मिल जाता था, जो नेट वेलोसिटी होती. यहाँ पे वो चीज नहीं करना पड़ेगा. ये जो वेलोसिटी हमने निकाला है वो डायरेक्टली हम लोग v इज इक्वल टू आर ओमेगा करके हम लोग निकाल सकते हैं. So this is the expression of velocity of any point p. Here r is the point, r is the distance of p from instantaneous axis of rotation. With respect to O, point p is rotating in circle with center at O and radius as r. Velocity of p is tangential to this circle in the direction of rotation or perpendicular to OP. So we can now find, अच्छा एक तो velocity निकालेंगे तो सीधे v is equal to r omega कर सकते हैं. दूसरा, अगर हम लोग को काइनेटिक एनर्जी निकालना होगा तो सिंगल टर्म हाफ आई ओमेगा स्क्वायर लिख सकते हैं, जहां पे आई क्या है, इस पॉइंट के अबाउट है, सेंटर ऑफ मास के अबाउट नहीं. आई इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन. मतलब कि यहाँ पे अगर हम लोग कहते थे कि आई क्या, अगर मान लो डिस्क है, डिस्क का आई mr²/2 होता है, तो यहाँ पे आई का वैल्यू mr²/2 प्लस ऑफ mr² कर दिया, तो 3/2 mr². तो हाफ आई का वैल्यू 3/2 mr² लेंगे. मतलब इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट हम लोग मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे और उससे हम लोग काइनेटिक एनर्जी निकालते हैं हाफ आई ओमेगा स्क्वायर एक सिंगल फॉर्मूला से. क्लियर है बच्चों? तो दो जगह यूज करते हैं इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन को, जब हम लोग को वेलोसिटी निकालना है किसी पॉइंट पे, दूसरा जब हम लोग को काइनेटिक एनर्जी निकालना है. कैलकुलेशन सिंपल हो जाता है. एग्जाम्पल करोगे तो समझ में आएगा. मान लो यहाँ पे जैसे अभी हम लोगों ने निकाला था, अभी तुरंत हम लोगों ने थोड़ी देर पहले एक निकाला था जिसमें हम लोगों ने ये किया था पॉइंट पी का निकालना है. भाई कोई अगर सरफेस पे कोई पॉइंट है, इस पॉइंट पे अगर हम लोग को वेलोसिटी निकालना है तो हम कहते थे ये v ले लो, v इज इक्वल टू आर ओमेगा इस डायरेक्शन में है और ये इस डायरेक्शन में है ना. तो v और आर ओमेगा का वेक्टर सम हम लोग निकाल रहे थे. तो हम लोगों ने ये एंगल निकाला था ना, ये भाई इसका जो पॉइंट है कितने डिस्टेंस से गया, ये थीटा एंगल लेते थे है ना. तो ये 90 माइनस थीटा होता था और ये 90 है, 90 प्लस 90 माइनस थीटा 180 माइनस थीटा हो गया ये पूरा एंगल.
याद है हम लोगों ने फिर कोसाइन फॉर्मूला लगा के 180 माइनस थीटा यूज करके अभी हम लोगों ने किया, याद है बच्चों? 2v साइन थीटा बाई 2 जो हम लोग निकाल के बता रहे थे, Yes, sir. Yes, sir. सेम चीज यहाँ पे अब हम लोग यूज करेंगे। इस पॉइंट P का हम लोग को इंस्टेंटेनियस, सो यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ ये कॉन्सेप्ट ऑफ इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन वी हैव, so using the concept of instantaneous axis of rotation we have to find the speed of the particle P as shown under pure rolling condition। तो हम लोग को पॉइंट P का स्पीड निकालना है, हम लोग को उसके लिए क्या चाहिए, ये डिस्टेंस चाहिए, राइट? और इस पॉइंट के बाद ये अगर ओमेगा इधर मूव कर रहा है, ये इधर इस पॉइंट के अबाउट भी ओमेगा से ही मूव करेगा, एंगुलर वेलोसिटी। R इंटू ओमेगा, ये R निकालना है। ये R क्या होगा, आप देखो ये रेडियस R है, ये R साइन थीटा बाई 2 और ये R साइन थीटा बाई 2, मान लो P और ये O हो गया, I हो गया। तो देखो PI जो है डिस्टेंस, ये 2R साइन थीटा बाई 2 हो गया। तो हमें पता है वेलोसिटी V, नेट वेलोसिटी एट एनी पॉइंट P या VP लिख लो, इज इक्वल टू R इंटू ओमेगा। R मतलब ये PI इंटू ओमेगा, राइट? इसको हम लोग R मान लेते हैं, मान लो, राइट? तो PI क्या है हमारा, 2R साइन थीटा बाई 2 है, सॉरी, सो दिस विल बी 2R साइन थीटा बाई 2 इंटू ओमेगा। तो वही सेम चीज आ गया, ओमेगा R V है, तो हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, 2V साइन थीटा बाई 2। क्लियर है बच्चों? क्लियर है सभी को? यस Yes, sir. Yes, sir. तो इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन I अगर लेंगे तो उस केस में जो डिस्टेंस है ये PI लेते हैं, और PI का वैल्यू 2R साइन थीटा बाई 2 हम लोग रिप्लेस कर लेंगे, तो उससे हम लोग को 2R साइन थीटा बाई 2 इंटू ओमेगा, मतलब ओमेगा इंटू आर वी, तो 2V साइन थीटा बाई 2 होगा। ठीक है? लिख लिया बच्चों? Yes, sir. Yes, sir. अब देखो ये क्वेश्चन है, इसमें कह रहा है डिस्क इज रोलिंग ऑन अ हॉरिजॉन्टल सरफेस, सी इज इट्स सेंटर, है ना, सी सेंटर हो गया, एंड Q एंड P आर 2 पॉइंट्स इक्विडिस्टेंट फ्रॉम C। ये और ये, these are equidistant from C, Q and P. Let VP, VQ, VC be the magnitude of velocity at P, Q and C, right? तो VP, VQ और VC यहाँ पे मैग्नीट्यूड है P, Q और C पे, हमें इनका रिलेशन देखना है। तो देखो अगर मैग्नीट्यूड को कंपेयर करना है तो इसको इंस्टेंटेनियस सेंटर से देखो, इसके अबाउट लेट्स से ओमेगा एक्स वेलोसिटी से जा रहा है, तो ये जो VP का जो होगा और VC का और VQ का, तो VP इज इक्वल टू ओमेगा इंटू RP, VC इज इक्वल टू ओमेगा इंटू RC, VQ इज इक्वल टू ओमेगा इंटू RQ। हमें पता है सिंस RQ इज ग्रेटर देन, देखो इसका जो डिस्टेंस है एक्सिस से, इसका जो डिस्टेंस और इसका डिस्टेंस है, आप देखोगे कि Q का डिस्टेंस इंस्टेंटेनियस सेंटर से ज्यादा है एज कंपेयर्ड टू C, एज कंपेयर्ड टू P। So because the distance of Q from instantaneous center I is
greater than C is greater than P, then we can say that velocity of Q points is greater than velocity of C point is greater than velocity. So ये first option correct है. यहाँ भी आई सेंटर का यूज हो रहा था, इसीलिए हम लोग इसको कर रहे हैं. क्लियर है बच्चों? Yes. हाँ सर. अब देखो एक्सेलरेटेड प्योर रोलिंग, हम लोग इसके क्वेश्चंस किए भी थे एससी वर्मा से, हम तुमको समझाए भी थे, बट अभी यहाँ पे क्या है कि ज्यादा अच्छा एक्सप्लेनेशन है, तुम समझोगे तो तुम्हारा कॉन्सेप्ट बहुत बिल्ड होगा. एक्सेलरेटेड प्योर रोलिंग क्या होता है? अभी तक जो हम प्योर रोलिंग पढ़े थे वहां पे एक्सेलरेशन नहीं हो रहा था, वहां v इज इक्वल टू आर ओमेगा था और कोई एक्सेलरेशन नहीं हो रहा था, प्योर रोलिंग हो रहा था, है ना. So till now we were discussing the uniform pure rolling. So there was no acceleration there, in which v and omega are constants. ठीक है. Now suppose, एक सेकेंड बच्चों, okay, so till now we were discussing the uniform pure rolling in which v and omega were constants. Now suppose an external force is applied to the rigid body, okay, the motion will no longer remain uniform. Okay, the condition of pure rolling on a stationary ground is v is equal to r omega. ठीक है. तो अभी हम लोग जो यूनिफॉर्म प्योर रोलिंग कर रहे थे, अगर हम लोग फोर्स लगाएंगे इस ऑब्जेक्ट पे, एक्सटर्नल फोर्स लगाएंगे, तो वहां पे प्योर रोलिंग नहीं बचे, रिमेन प्योर रोलिंग जो होगा दैट विल नॉट बी यूनिफॉर्म, द मोशन विल नॉट बी यूनिफॉर्म. उस समय जो कंडीशन फॉर प्योर रोलिंग स्टेशनरी ग्राउंड पे v इज इक्वल टू आर ओमेगा है, इसको डिफरेंशिएट कर दो. डिफरेंशिएट करोगे तो dv बाई dt इज r डी ओमेगा बाई dt, डी ओमेगा बाई dt अल्फा हो गया, a इज इक्वल टू r अल्फा. तो जब यूनिफॉर्म प्योर रोलिंग हो रहा है तो v इज इक्वल टू आर ओमेगा, दिस कंडीशन इज इनफ फॉर प्योर रोलिंग. बट अगर कोई एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है तो आपको दोनों कंडीशन देखना पड़ेगा. v इज इक्वल टू आर ओमेगा भी होना चाहिए और a इज इक्वल टू आर अल्फा के बराबर भी होना चाहिए. So thus in addition to v is equal to r omega, at every instant of time there is one additional condition, linear acceleration is r into angular acceleration, or a is equal to r alpha for pure rolling to take place. So when an external force acts on a body which is rolling, right, two conditions needs to be met. First, the linear velocity v should be equal to r omega and the linear acceleration a should be equal to r alpha. Both these conditions should be met. तभी हम बोलेंगे कि pure rolling हो रहा है. Now here friction plays an important role. ठीक है, friction plays an important role in maintaining the pure rolling. The friction may sometimes act in forward direction, sometimes in backward direction, or under certain condition it may be zero. याद है मैंने तुम लोग को बोला भी था, फ्रिक्शन इज अ सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स. वो अपना डायरेक्शन चेंज करेगा इस हिसाब से कि प्योर रोलिंग हो सके. वो हमेशा चाहेगा कि प्योर रोलिंग, राइट. तो फ्रिक्शन इस डायरेक्शन में लगेगा कि प्योर रोलिंग को हेल्प कर सके. फॉरवर्ड स्लिपिंग होगा तो पीछे फ्रिक्शन लगाएगा जिससे स्लिपिंग को रोका जा सके. बैकवर्ड स्लिपिंग है तो आगे की तरफ फ्रिक्शन लगेगा जिससे कि फ्रिक्शन को मतलब ये स्लिपिंग को रोका जा सके. तो हमेशा फ्रिक्शन इस डायरेक्शन में लगेगा कि इवेंचुअली वो ऑब्जेक्ट प्योर रोलिंग का कंडीशन के हिसाब से वो रोल कर सके. क्लियर है? तो वी शुड नॉट फॉरगेट द बेसिक नेचर of friction, which is self-adjusting force and which has a tendency to stop the relative motion between two bodies in contact. And here the relative motion stops when at every instant v is equal to r omega. Okay, so to satisfy this equation, all the time a should be equal to r alpha equation should also be satisfied. So both these conditions should be satisfied.
सपोज अ फोर्स F is applied at the topmost point. हम लोग एक एग्जांपल ले रहे हैं, ऐसा क्वेश्चन हम लोग वहां पे भी किए एचसी वर्मा में सॉल्व एग्जांपल में। तो मान लो एक ऑब्जेक्ट है और इस पे एक फोर्स जो है F टॉप मोस्ट पॉइंट पे लग रहा है। उस ऑब्जेक्ट का रेडियस R है, मास m है और मोमेंट ऑफ इनर्शिया I है। About an axis passing through the center of mass. Now the applied force F can produce by itself. ये जो फोर्स F लगा रहे हैं वो एक लीनियर एक्सेलरेशन भी प्रोड्यूस करेगा और एंगुलर एक्सेलरेशन भी प्रोड्यूस करेगा। क्यों लीनियर एक्सेलरेशन? तो सिंपल है भाई, सामने एक फोर्स लग रहा है तो लीनियर एक्सेलरेशन होगा ही। एंगुलर एक्सेलरेशन क्यों? क्योंकि ये सेंटर ऑफ मास से नहीं पास कर रहा है। सेंटर ऑफ मास से नहीं पास कर रहा है तो इसका कुछ टॉर्क होगा, इस फोर्स की वजह से एक टॉर्क होगा, वो टॉर्क इसको इधर घुमाना चाहेगा, राइट? तो लीनियर एक्सेलरेशन से मूव कराएगा, एंगुलर एक्सेलरेशन से मूव कराएगा। अब अगर लीनियर एक्सेलरेशन a r अल्फा के बराबर है, then there is no need of friction and the force of friction is 0। भाई हमारे पास a जो हम लोग को ये मिल रहा है, ये अल्फा कर लो, ये अल्फा है, ठीक है? तो ये जो a लीनियर एक्सेलरेशन है, अगर अल्फा r के बराबर ही है तो उस केस में क्या होगा? देयर विल बी नो फ्रिक्शनल फोर्स। ओके, नाउ अब दूसरा कंडीशन, इफ a इज लेस देन r अल्फा, मतलब लीनियर एक्सेलरेशन एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा r से कम है, तो उस केस में क्या होगा? तुम ये मान के चलो कि ये लीनियर एक्सेलरेशन a इधर और अल्फा r इधर, राइट? तो a इज लेस देन अल्फा r, मतलब अल्फा r बड़ा है तो फ्रिक्शन क्या करेगा? उसको अपोज करेगा। भाई पीछे की तरफ एक्सेलरेट कर रहा है ये पॉइंट, तो इस पे मतलब बैकवर्ड स्लिपिंग हो रहा है तो फ्रिक्शन क्या लगेगा? आगे की तरफ लगेगा। तो वही चीज है, इफ a इज लेस देन अल्फा r, then to support the linear motion the force of friction F will act in forward direction. Similarly जब a greater than अल्फा r है, तीसरा केस, पहला केस, दूसरा केस और ये तीसरा केस, ये जब अल्फा r से बड़ा है, मतलब आगे का एक्सेलरेशन बड़ा है पीछे के एक्सेलरेशन से, तो F क्या होगा? बैकवर्ड डायरेक्शन में लगेगा। देन टू सपोर्ट द एंगुलर मोशन, यहाँ पे क्या है? अगर A लेस है तो फ्रिक्शन लगता है लीनियर मोशन को सपोर्ट करने में। भाई तुमको V इज इक्वल टू ओमेगा आर लाना है ना, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? अगर A जो है अल्फा r से छोटा है तो फ्रिक्शन आगे की तरफ लगेगा, जिससे कि A अल्फा r के बराबर हो सके और प्योर रोलिंग हो सके। और अगर A जो है अल्फा r से ज्यादा है, मतलब A का वैल्यू ज्यादा है, लीनियर एक्सेलरेशन का वैल्यू ज्यादा है, मतलब जो बॉटम मोस्ट पॉइंट है आगे की तरफ स्किड करेगा, उस पर फ्रिक्शन पीछे लगेगा। फ्रिक्शन जो पीछे लगेगा वो किसको असिस्ट करेगा? एंगुलर एक्सेलरेशन को असिस्ट करेगा, क्योंकि A अल्फा r से बड़ा है, अल्फा r को A के बराबर करना है, उसके लिए फ्रिक्शन पीछे लगता है, जिससे कि उसको अल्फा को इंक्रीज कर सके, एंगुलर एक्सेलरेशन को इंक्रीज कर सके और प्योर रोलिंग का कंडीशन ला सके। क्लियर है बच्चों? ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इससे पूरा फ्रिक्शन जो है समझ में आ जाता है रोटेशनल मोशन का। और रोटेशनल मोशन का मैं बताऊं, अभी आधे जो टीचर 99% टीचर जो घूम रहे हैं यहाँ पे दिल्ली एनसीआर में, उनको भी ये सब चीज नहीं पता है। तो तुम अगर अच्छे से समझ जाओगे तो तुम टीचर को भी पढ़ा सकते हो। समझ में आया तुमको ये बात? ये जो कॉन्सेप्ट किया तुम लोगों को आया समझ में? यस सर। फ्रिक्शन सेल्फ एडजस्टिंग है, हम कभी भी रोटेशन में नहीं बोल सकते हैं फ्रिक्शन आगे लगेगा या पीछे लगेगा या नहीं लगेगा, ठीक है? फ्रिक्शन हमेशा इसके हिसाब से होगा कि A इज इक्वल टू अल्फा आर मेंटेन हो सके और V इज इक्वल टू ओमेगा आर मेंटेन हो सके। तो याद करो, हम लोगों ने 2 क्वेश्चन किए थे। एक क्वेश्चन किया था जिसमें कि ये जो इंक्लाइन प्लेन पे ऑब्जेक्ट मूव कर रहा था, यहाँ पे हम कह रहे थे भाई एक्सेलरेशन यहाँ पे g साइन थीटा था, mg साइन थीटा से नीचे आ रहा है, तो A क्या हो गया? g साइन थीटा हो गया, है ना? सो इसको ये करने के लिए हम लोग बेसिकली यहाँ पे फ्रिक्शन जो है पीछे की तरफ लगाते थे। क्यों पीछे की तरफ लगाते थे? क्योंकि ये फॉरवर्ड स्लिपिंग होता चला जाएगा अगर फ्रिक्शन नहीं लगेगा। फ्रिक्शन क्या है? इसको अल्फा भी देगा, एंगुलर एक्सेलरेशन भी देगा, इसको रोटेट भी कराएगा। तो इसीलिए फ्रिक्शन पीछे की तरफ लग रहा था,
जिससे एंगुलर एक्सेलरेशन को बढ़ा के a इज इक्वल टू अल्फा आर मीट कराया जा सकता है। याद आया ना ये क्वेश्चन जो हम लोगों ने किया था, फ्रिक्शन पीछे लगाया था? डू यू रिमेंबर नाउ? Yes, sir. And can you relate this concept which we have done with the question which we had done earlier? Yes, sir. Yes, sir. बहुत बढ़िया, चलो आगे बढ़ते हैं। So in this case, force of friction will be either backward, forward or even zero also. It all depends on किस चीज पे डिपेंड करेगा? फ्रिक्शन का डायरेक्शन और वैल्यू m पे डिपेंड करेगा, i पे डिपेंड करेगा और r पे डिपेंड करेगा। कैसे, वो अभी हम लोग देखेंगे। फॉर कैलकुलेशन पर्पस इनिशियली वी कैन चूज एनी डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन। मान लो हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं, अभी आगे की तरफ फ्रिक्शन मान लेते हैं कि फॉरवर्ड डायरेक्शन में फ्रिक्शन हो रहा है। तो अब लीनियर एक्सेलरेशन है a, एंगुलर एक्सेलरेशन है अल्फा। a का वैल्यू क्या होता है? लीनियर एक्सेलरेशन इज नेट फोर्स बाय मास। नेट फोर्स यहाँ पे क्या है? कैपिटल F भी आगे लग रहा है, फ्रिक्शन भी आगे लग रहा है। टोटल फोर्स क्या हो गया? F प्लस F आगे की तरफ डिवाइडेड बाय टोटल मास m गिव्स यू लीनियर एक्सेलरेशन a। ये वाला इक्वेशन क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. क्या है? अल्फा इज टॉर्क बाय मोमेंट ऑफ इनर्शिया, राइट? टॉर्क कहाँ के अबाउट? सेंटर ऑफ मास के अबाउट। सेंटर ऑफ मास के अबाउट टॉर्क क्या होगा? कैपिटल F की वजह से F इंटू आर, स्मॉल f की वजह से माइनस f इंटू आर। क्योंकि क्लॉकवाइज को पॉजिटिव ले रहे हैं, एंटी क्लॉकवाइज को नेगेटिव ले रहे हैं, तो नेट टॉर्क जो होगा कैपिटल F माइनस स्मॉल f इंटू आर डिवाइडेड बाय आई। अब प्योर रोलिंग का केस कब होगा? a इज इक्वल टू अल्फा आर होता है, तब होता है। a का वैल्यू है हमारा कैपिटल F प्लस स्मॉल f बाय m इज इक्वल टू अल्फा आर, मतलब कैपिटल F माइनस स्मॉल f इंटू अल्फा का वैल्यू r है, अल्फा का वैल्यू ये पूरा है इंटू r, मतलब r इंटू आर, आर स्क्वायर हो गया डिवाइडेड बाय i, राइट? अब हम लोग को वैल्यू निकालना है स्मॉल f का कि फ्रिक्शन कितना लग रहा है। तो स्मॉल f का वैल्यू निकालने के लिए क्रॉस मल्टीप्लाई पहले कर लो। सो ये हमारा है f इंटू आई प्लस स्मॉल f इंटू आई इज इक्वल टू f माइनस कैपिटल F माइनस स्मॉल f इंटू एम आर स्क्वायर, ठीक है? अब ये कैपिटल F प्लस स्मॉल f है, हम लोग को ये स्मॉल f का निकालना है, तो एक तरफ स्मॉल f को कर लो। तो हमारे पास जो इक्वेशन आएगा, स्मॉल f को इस तरफ ले आओ, तो मतलब f को कॉमन ले लो, i प्लस एम आर स्क्वायर हो गया इज इक्वल टू कैपिटल F को कॉमन ले लेंगे, एम आर स्क्वायर माइनस आई हो गया। तो भाई स्मॉल f का जो वैल्यू होगा, दिस विल बी एम आर स्क्वायर माइनस आई डिवाइडेड बाय एम आर स्क्वायर प्लस आई, ठीक है, और इनटू कैपिटल F। अब हम लोगों को क्या करना है? बेसिकली ये जो स्मॉल f का जो वैल्यू है, राइट, स्मॉल f का जो वैल्यू है, अब इससे तुम देखो, यहां तक समझ में आ गया सबको? ये क्लियर है ना? ये वाला इक्वेशन तक समझ में आ गया ना कैसे आया? Yes, sir. अब तीन कंडीशन है हमारे पास। जो फॉर्मूला आया स्मॉल f का, स्मॉल f इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर माइनस आई डिवाइडेड बाय एम आर स्क्वायर प्लस आई इंटू कैपिटल F। अब देखो तीन कंडीशन है। जब i एम आर स्क्वायर के बराबर है, जब i एम आर स्क्वायर के बराबर होगा तो ये न्यूमरेटर क्या हो गया? जीरो हो गया। न्यूमरेटर जीरो हो गया तो फ्रिक्शन फोर्स क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। When I is equal to mr square, friction force zero हो जाएगा. That is, if a force F is applied on top of a ring, the force of friction will be zero when the ring will roll without slipping. I mr square, moment of inertia mr square के बराबर कब होता है? रिंग के केस में होता है। तो अगर एक रिंग रोल कर रहा है ना, और उस पे ऊपर फ्रिक्शन, ऊपर फोर्स F लग रहा है, एक रिंग है, इस पे ऊपर फोर्स F लग रहा है, इस केस में इट विल रोल विथ, मतलब the motion will be of pure rolling without slipping if
द फ्रिक्शन फोर्स F इज 0। फ्रिक्शन फोर्स यहाँ पे कुछ भी नहीं लगे, ठीक। अगर I का वैल्यू mr² से लेस है, mr² से लेस कब होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया? 2/5 mr² सॉलिड स्फीयर के केस में, 2/3 mr² हॉलो स्फीयर के केस में, mr²/2 डिस्क के केस में, mr²/2 हमारे सिलेंडर के केस में। हर केस में तुम देखोगे I जो है mr² से कम होगा एक्सेप्ट रिंग। तो उस केस में जो F का वैल्यू है, बिकॉज ये I mr² से छोटा है, तो स्मॉल f का वैल्यू क्या हो गया? पॉजिटिव हो गया। क्लियर है बच्चों? भाई mr² इज ग्रेटर देन I, मतलब ये न्यूमरेटर पॉजिटिव हो गया, तो I इज लेस देन mr² का मतलब कि F विल बी इन पॉजिटिव डायरेक्शन, दैट इज फोर्स ऑफ फ्रिक्शन विल बी फॉरवर्ड। अब I अगर ग्रेटर देन mr² है, अब तुम मुझे ये बताओ कोई भी ऐसा ऑब्जेक्ट है जिसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ग्रेटर देन mr² होता है क्या? कोई ऑब्जेक्ट? नो सर। कोई ऑब्जेक्ट नहीं है। तो इसीलिए ये जो फ्रिक्शन फोर्स है कभी भी नेगेटिव नहीं होगा, बिकॉज I इज नेवर ग्रेटर देन mr²। फ्रिक्शन फोर्स कभी भी नेगेटिव नहीं होगा, मतलब फ्रिक्शन फोर्स जो नीचे वाले पॉइंट पे पीछे के तरफ कभी भी नहीं लगेगा प्योर रोलिंग के केस में। आई रिपीट, प्योर रोलिंग के केस में जब ऑब्जेक्ट ऑलरेडी प्योर रोलिंग से मूव कर रहा है तब F पीछे के तरफ नहीं होगा। ठीक है बच्चों? यस सर। तो इसमें याद करो कि हम लोगों ने एक क्वेश्चन किया था, उसमें ये बोला था कि एक ऑब्जेक्ट है जो v0 स्पीड से मूव कर रहा है, बट एंगुलर स्पीड उसका v0/2r था। याद आया? और उस पे हम लोग फोर्स कैपिटल F आगे की तरफ लगा रहे हैं, तो हमने उस समय फ्रिक्शन क्या किया था? पीछे के तरफ F लिया था। वो इसीलिए लिया था क्योंकि जो एंगुलर वेलोसिटी था ओमेगा इज इक्वल टू v0/2r था, और जो प्योर रोलिंग के लिए जो एंगुलर वेलोसिटी चाहिए वो v0/r चाहिए। तो एंगुलर वेलोसिटी लेस था, है ना? v0/2r v0/r से लेस हुआ है। ओमेगा इज लेस देन ओमेगा नॉट, बिकॉज एंगुलर वेलोसिटी कम था और उस एंगुलर वेलोसिटी को बढ़ाना है। F तो हमारा फिक्स्ड है, तो हम लोग क्या करेंगे? फ्रिक्शन फोर्स का डायरेक्शन उल्टा हो जाता है, फ्रिक्शन फोर्स असिस्ट करता है जिससे एंगुलर वेलोसिटी बढ़ जाए, और एंगुलर वेलोसिटी किसके बराबर आ जाए? v0/r के बराबर आ जाए, जिससे वो प्योर रोलिंग होने लगे उस ऑब्जेक्ट। आप लोग को ये क्वेश्चन याद है? पिछले हफ्ते हमने किया था। यस सर। अगर नहीं याद है तो 1 मिनट रुको सब। ये देखो, ये क्वेश्चन के बारे में बात कर रहे हैं। HC वर्मा का क्वेश्चन है, 28th क्वेश्चन, सॉल्व्ड एग्जांपल। इसमें ये v0/2r, ये देखो एंगुलर वेलोसिटी था, है ना, और v0 जो है लीनियर वेलोसिटी है। अब अगर प्योर रोलिंग होना है तो v0 इज इक्वल टू ω0r होना होगा, और ω0 इज v0/r होना होगा। बट ओमेगा कितना है? ओमेगा v0/2r है, मतलब लेस है, v0/r से कम है। इसीलिए फ्रिक्शन पीछे की तरफ लगता है, जिससे इसके एंगुलर वेलोसिटी को बढ़ा सकें और लीनियर वेलोसिटी को कम कर सकें। लीनियर वेलोसिटी v0 है, उसको कम करेंगे, इधर फ्रिक्शन लगाएंगे, और एंगुलर वेलोसिटी जो v0/2r है उसको बढ़ाएंगे, v0/r तक करेंगे। मतलब v0/2r से बढ़ा के v0/r कर देंगे, इंक्रीज एंगुलर वेलोसिटी को, और लीनियर वेलोसिटी को डिक्रीज करेंगे, v0 से कम करेंगे, है ना, डिक्रीज करेंगे यहाँ लीनियर वेलोसिटी। तो इसीलिए फ्रिक्शन पीछे की तरफ लग रहा है। क्लियर है बच्चों? यस सर। तुम लोग भी हाँ ना बोल लिया करो, बोल बोल के मेरा जो है खून जल गया है, सारा खत्म हो गया। मैं पता नहीं अगला 1.5 घंटा कैसे पढ़ाएंगे, तुम्ही को पढ़ा पढ़ा के खून निकल गया है। अब घोंचू सब उसके बाद भी अगर तुम लोग पढ़ लिख के नहीं IIT करोगे ना, तो मतलब क्या बताएं, मार खाने वाला ही हरकत करोगे फिर, उसके बाद तो और कोई उपाय नहीं।
क्या इतना चिल्लाने के बाद भी नहीं होगा क्या एटी? हाँ सर हो जाएगा। Yes, sir. दो बच्चे जो मेरे पास नहीं है वही उन्हीं की आवाज आई और एक माधव की धीमी सी आवाज आई और बाकी जो यहाँ पे सर नहीं, वो मेरे में वो एको कैंसलेशन की वजह से वो खुद कम कर देता है जब सब लोग बोल रहे होते हैं। भाई साहब इतना इतना हाई फाई चीज तो हम सुने ही नहीं ना, एको कैंसलेशन। ईशा तुमने सुना था ये सब टर्म? तो मेरे को ना टेक्नोलॉजी नहीं आती। मुझे भी नहीं आती, ये बस माधव बहुत हीरो बनता रहता है गधा के। चलो आगे करते हैं। तो ये हम लोगों ने पढ़ लिया। अब हम लोग चलते हैं आगे। ये इसको समझो, जब भी इन एक्सेलरेटेड प्योर रोलिंग, मतलब जब प्योर रोलिंग का केस है और एक्सेलरेशन भी हो रहा है, मतलब एक्सटर्नल फोर्स भी लग रहा है, उस केस में v r ओमेगा के बराबर और a r अल्फा आर नॉट द ओनली कंडीशन टू बी सेटिस्फाइड, सेंस ऑफ रोटेशन इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। अभी तक हम लोगों ने क्या बोला भाई? दो ही चीज चाहिए, v r ओमेगा के बराबर चाहिए, a r अल्फा के बराबर चाहिए, और कुछ नहीं चाहिए। लेकिन अब हम बोल रहे हैं भाई सेंस ऑफ रोटेशन भी इंपॉर्टेंट है। सो सेंस ऑफ रोटेशन शुड बी एज शोन बिलो, मतलब इस केस में और इस केस में ही प्योर रोलिंग हो सकता है। मतलब जब a इधर जा रहा है अल्फा इधर है, जब a इधर आ रहा है अल्फा इधर। अगर a ऐसे जा रहा है और अल्फा ऐसे है, मतलब कोई चीज याद देखे होगे, क्रिकेट बॉल को हम लोग कभी कभी ऐसे उल्टा घुमा के ऐसे छोड़ देते हैं, हैव यू सीन इट? तब वो पीछे की तरफ भागता है, देखे हो तुम, नोटिस किए हो? चलो बिलियर्ड Yes. बॉल ना, मतलब किसी भी बॉल को ऐसे पीछे की तरफ घुमाओगे ना तो और उसको छोड़ोगे तो इवेंचुअली वो क्या है, पीछे की तरफ भागता है, इफ यू वुड हैव नोटिस, और बाद में आगे जाता है। ठीक है, सो यू नीड टू अंडरस्टैंड यहाँ पे कि इस केस में प्योर रोलिंग इज नॉट पॉसिबल। जब इसका एंगुलर एक्सेलरेशन ऐसे है और ए ऐसे, इस केस में प्योर रोलिंग इज नॉट पॉसिबल, या फिर ए ऐसे और एंगुलर एक्सेलरेशन ऐसे। सो इन दोनों केस में प्योर रोलिंग नहीं होगी। अब यहाँ पे बता भी रहे, देखो, देयर आर सर्टेन सिचुएशन इन विच द डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन इज फिक्स्ड। फॉर एग्जांपल, इन द गिवन सिचुएशन द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज बैकवर्ड, ये जो हम लोग बात कर रहे हैं। दिस इज बिकॉज लीनियर एक्सेलरेशन a ड्यू टू अप्लाइड फोर्स इज इन द डायरेक्शन शोन इन फिगर a, यहाँ पे इस डायरेक्शन में है। सो डायरेक्शन ऑफ अल्फा शुड ऑल्सो बी इन द शोन डायरेक्शन। भाई अगर इसको प्योर रोलिंग होना है तो अल्फा तो इस डायरेक्शन में होना चाहिए ना, सेंस ऑफ रोटेशन हम बोल रहे हैं ये होना चाहिए। तो अगर ये a इधर है तो अल्फा इसी के तरफ होना चाहिए ना, तो अल्फा इधर होने के लिए इस पे फ्रिक्शन पीछे के तरफ लगता है। सो डायरेक्शन ऑफ अल्फा शुड बी इन द shown direction. We have only friction force which can provide alpha in that direction, hence it should be in backward direction. Clear बच्चों? अब तुम बन गए हो पंडित रोटेशन का। इसके ज्यादा रोटेशन तो हमको नहीं लगता है कि